जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरियाणा डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज हम 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को हुए आर्मी अग्निवीर का जो एग्ज़ाम हुआ उसको हल करेंगे, क्योंकि कल हम किसी कारणवश से हमारी जो वीडियो थी वो YouTube पे अपलोड नहीं हो पाई, तो आज हम दोनों डे का 20 और 21 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है वो हल करेंगे। और आज हम आपको लास्ट वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि आपकी जो मेरिट है 20 और 21 अप्रैल की वो कितनी रहेगी। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चले कि जो मेरिट है वो कितनी रहेगी। चलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अग्निवीर एग्जाम चल रहे हैं, तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं कि सर कुछ पता नहीं है, डिफिकल्ट है या मॉडरेट है, इजी है, एक बार हमें कट ऑफ भी बताइए। बहुत से सारे प्रश्न थे, कुछ क्वेश्चंस पे डाउट थे, तो उनको देखो आज आप सॉल्व करेंगे। मैथ क्वेश्चन पहले देखो, पहला क्वेश्चन उन्होंने एक पूछा था कि एलसीएम बताना था, किसका? 15 का, 25 का और 35 का। तुम्हें पहले ही बताया कि 15 के टुकड़े तोड़ लो। कितने तोड़ोगे? 3 और गुना 3 गुना 5, 25 को क्या करोगे? 5 गुना 5, 35 को 5 गुना 7। अब ये देखो, पहले तो कॉमन है ना, उसको उठा लो। 5 से तीनों में एलसीएम निकालना है, तो देखो पहले क्या है, 5 है वो कॉमन उठा लो। अब बच्चे को सभी को उठा लो, 3 को, 5 को, 7 को। अब इनकी गुणा कर देना। पापा 25 दिया 75 गुणा 7, 7 दूनी 35, 3 7 49 3 525 इसका आ गया एलसीएम। यदि वो यहाँ पे एचसीएफ पूछता तो जो कॉमन है ना तीनों में वही हो जाता। एचसीएफ यदि पूछता है यहाँ पे तो 5 हो जाता उसका। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एचसीएफ भी पूछ सकता है इसमें और एलसीएम भी पूछ सकता है, तो आप इस तरीके से निकालोगे तो आसानी रहेगी आपके लिए। आगे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन उसने दिया कि एवरेज औसत निकालना है। एवरेज उसने 6 संख्या दी है, एक तो 6, 8, 9, 12, 15, 18। इसका उसने पूछा है कि औसत। औसत का फार्मूला बताया हुआ है कि सभी संख्याओं का जोड़, क्या सभी संख्याओं का जोड़ बटे में जितनी संख्या है ना, टोटल संख्या कितनी है, कुल संख्या है, तो उनका जोड़ देखो क्या हुआ। 6 + 8 + 9 + 12 + 15 + 18 और बटे में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 संख्या है तो 6। आप इनको काटना चाहो तो डायरेक्ट काट सकते हो या फिर इनको जोड़ के भी कर सकते हो। ठीक है, जो जोड़ करना और 6 से भाग देना, वो आपका औसत आ जाएगा। अगला मूलधन से, ये अपना साधारण ब्याज से तो हर पेपर में ऐसा कोई पेपर ही नहीं गया अभी तक जिसमें इसने साधारण ब्याज से एक सवाल न पूछा हो। साधारण ब्याज सबसे एक ही फॉर्मूला तो है, आप सभी आराम से उनको एक फॉर्मूले को देख के जाओगे ना तो भी आराम से हो जाएगा। मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना है दे रखा था, 5000 रुपए, और उसने दर दे रखी थी उसकी 18%, और उसने समय दिया है 3 साल। ठीक है, 3 इयर्स। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला बता रखे हैं आपको, तो वो है मूलधन। ठीक है, मूलधन कितना है? 5000 रुपए। दर कितनी है? 18%, और गुणा में 3 और बटे में 100। 2 0 से 2 0 गई और इनकी गुणा कर लो। अभी 18 18 36। अब इसकी जो भी आप गुणा करके लिख देना। ठीक है, एक क्वेश्चन उसने पूछा था कि अनुपात से क्या है। अनुपात उसने पूछा था 3 4 और फिर देके, और एक और दे रखा था, देखो क्या पूछा इसने, 3:4 फिर 12:x। तो इसने x का मान पूछा था। x का मान आप निकाल सकते हैं क्या, इन दोनों की गुणा करके इनके बराबर रख दो। ठीक है, कितना हो गया? 3x बराबर 12 चौके 48। x कितना हो गया? 48 बटे में 3। इसको भाग दे दो और निकाल दो। 3 एकम 3, 3 से 4, ये बस 16 आपका उत्तर आ गया। अब इसने दे रखा है कि एक और क्वेश्चन पूछा है अनुपात से ही कि m/n बराबर है 3/4। ठीक है, इसका मतलब है m बटे में n = 3/4। और इसने पूछा कि 4m + 5n क्या होगा।
बस कुछ नहीं, m की वैल्यू 3 रख दो, n की वैल्यू 4 रख दो। कितना हो गया, 4 के गुणा में 3 कर देंगे, 5 के गुणा में 4 कर देंगे, बस 4 दिया 12, 12 प्लस 20 32, ये आपका आंसर आ गया। और एक इसने आयतन वाले से फिर पूछा है, उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और उसने पूछा है उसका आयतन क्या होगा, घन का। घन का उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने दे रखा था कितना, 54 सेंटीमीटर और स्क्वायर। ठीक है, तो आयतन पूछा है कि आयतन, घन का आयतन क्या होगा। आप सभी को पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² यानी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा की पावर 2 इक्वल टू 54, a² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 बटे में आएगा, 54 बटे में 6 9 आ जाएगा। दोनों तरफ जो है रूट करोगे तो a आ गया आपका 3। बस अब इसने क्या पूछा है, आयतन। आयतन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, a की क्यूब होता है, a का घन कितनी निकल के आई साइड 3, 3 की पावर 3 27, 27 आपका उत्तर हो जाएगा। एक उसने प्रतिशत से एक और पूछा है कि 3 है ना, वो 60 का कितना प्रतिशत है। क्या पूछा उसने, 3 जो है 3 वो 60 का, जो भी का है जो को नीचे आएगा, 3 60 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा, यहाँ से 20 से काटोगे, 20 पंजू 20 दिया, 3 से 3 काट दो, यानी कितना हो गया 5%। बिल्कुल आसान सा सवाल दे रखा था। एक उसने गति से ये पूछा है कि एक लड़का, ठीक है, एक लड़का है, वो उसकी जो गति है वो 18 किलोमीटर पर हावर है, तो उसने ये दे दिया उसकी गति। ठीक है, उसने उसका पूछा है कि समय क्या होगी, इसने पूछा है कि 2 घंटे के समय दे दिया, तो 2 घंटे के अंदर वो कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछा उसने। दूरी का फॉर्मूला क्या है, गति गुणा समय, 18 गुणा 2 कितना है 36, 18 दूनी 36 किलोमीटर तय कर लेगा वो। एक उसने सरलीकरण से भी बिल्कुल आसान सा एक सवाल दिया कि 2/8 प्लस 3/4 माइनस 5/8। बस क्या था, आपको सभी को पता है, एलसीएम लेना 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की 2 के साथ गुणा 2 जोड़, 4 को 8 से भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 दिया 6 माइनस 8 को 8 से भाग दोगे तो 1, इस 5 से गुणा, कितना 6 और 2 8, 8 में से 5 गए 3/8। बिल्कुल सिंपल सा सरलीकरण दे रखा था उसको। एक और भी पूछा है, अलग ये अलग शिफ्ट का क्वेश्चन है, 18 प्लस 32 माइनस 54 प्लस 89। तो ये पूछा है, ये क्या है, देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, यानी इन तीनों को जोड़ के और 54 अपना एक पर घटा देना। बस सिंपल सा जोड़, बच्चों वाला सवाल पूछा था आज उसने। आगे देखते हैं, आगे उसने पूछा एक तरह गणित का सवाल दिया है स्टूडेंट ने कि मशीनरी एक शब्द है, क्या है, मशीनरी। ये थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन दिया था, कोई हार्ड नहीं था, पर लॉजिक था कि एक मशीनरी जो है ना, ये डिक्शनरी में रखें, मान लीजिए कि अक्षर है ना, जो इनके अक्षरों को इसके डिक्शनरी में अरेंज करो, जैसे ए है वो पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर जो भी आएगा, इस तरह से इनको करो, और कितनी संख्याएं, कितने अक्षर अपना स्थान नहीं बदलेंगी, एज इट इज कितनी आएंगी। देखो पहले क्या आएगा, सबसे छोटा ए, ये वाला ए हो गया, ठीक है, फिर ये वाला ए, ठीक है, ए, आगे क्या आएगा ऐसे सी, अब इसके बाद में देखो कोई दिख रहा है आपको, एच आएगा, एच, फिर आई, और देखो कोई एच हो गया, आई हो गया, अभी देखो फिर आएगा एम, फिर आएगा एन, एम हो गया, एन हो गया, अभी बच्चे क्या क्या बचा, आर और वाई। अभी देखो कि कितने अक्षर हैं जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला। देखो एम है, एम ने तो स्थान बदल लिया भाई, ए ने, देखो ये वाला ए और ये वाला ए स्थान नहीं बदला, यानी एक तो हो गया ए। अब देखो सी भी तीसरे नंबर पे था, सी भी तीसरे नंबर पे था, ये हो गए 2। अब एच ने भी स्थान नहीं बदला, एच ने भी स्थान नहीं बदला, कितने हो गए 1 2 3। आई ने स्थान बदला, नहीं बदला, ये भी नहीं बदला, कितने हो 4। एम ने तो स्थान बदल लिया, ए ने भी बदल रखा है, और आर और वाई कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 शब्द ऐसे थे, 6 अक्षर ऐसे थे जो कि आपके ऑप्शन में 4 5 6 और 7, तो आपको 6 पे टिक लगा के आना था कि कितने अक्षर है ना उन्होंने अपना स्थान बदला नहीं है। ठीक है,
एक और बिल्कुल आसान सा पूछा इसने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में दे रखा था उसने क्या, ए प्लस बी। क्या दिया है देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए प्लस बी। तो देखो a माइनस बी का आपको फार्मूला बता रखा है कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, और बटे में क्या है, जोड़ है, तो जोड़ से जोड़ कट गया, क्या बचा, a माइनस बी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। एक इसने दिया है कि औसत से सवाल एक और दे रखा है, एक अलग शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट में दे रखा है इसने कि 10 लड़कों का औसत 35 है। कितना, 10 लड़कों का औसत 35 है और 15 लड़कियों का वजन 250 किलो है, तो दोनों का औसत बताइए। देखो क्या दिया, 10 लड़के, ठीक है, 10 लड़कों का औसत क्या दिया, इसने औसत दे दिया 35 किलो। तो कुल वजन कितना हुआ 10 लड़कों का। देखो कोई भी आप औसत कैसे निकालते हैं, औसत बराबर होता है कि क्या, जोड़ सभी संख्याओं का जोड़ और बटे में क्या होगी, कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। औसत क्या दे रखा था 35, जोड़ पता नहीं निकालना है, और संख्याएं कितनी है 10, तो जोड़ ये इधर आगे गुणा हो जाएगी, तो 35 की 10 से 350 और ये होगा जोड़, यानी ये होगा लड़कों का जोड़। अभी लड़कियों का दे रखा है इसने कि क्या, लड़कियों का जो जोड़ है इनका वजन है जोड़ कितना है 250 किलो। तो इसे पूछा ये कुल औसत क्या होगा, क्या है, लड़कों और लड़कियों का कुल औसत क्या है। तो सभी का वजन कितना हो गया, 350 वो था, 250 वो था, कितना हो गया देखो 250, 350 जोड़ में 250 और बटे में कुल कितने स्टूडेंट हैं, कितने लड़के लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं और इसे और क्या देखा, कितने लड़कियां, हाँ 15 लड़कियों, 15 लड़की और 10 लड़के, कितना हो गया 25, 10 और 15 25 होते हैं। अब देखो 300 200 600 बटे में 25 दूनी 50, 25 चौके 100, यानी इनका एवरेज जो औसत है वो कितना आएगा, वो इनका 24 आ जाएगा, जो कि आंसर में दे रखा था। आंसर में दे रखा था 15, 20, 24 और 28, औसत क्या होगा उसने ये दे रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी उसने ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से दे रखा है। ये दो शिफ्टों में लगातार में पूछा गया है, पीछे वाले में तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया और इसमें इसने क्या पूछ लिया, इसने रकम दे दी उसकी जगह। बस देखो एक बार जोड़ दिया एक बार घटाना है, बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, क्या होगा 73 प्लस 57 और 73 माइनस 57। अभी देखो इसमें एक बार जोड़ दो, जोड़ोगे कितना होगा 7 और 3 10, 0 7 और 5 12 और 1 13, 130 तो हो गया इधर, और इधर क्या हो गया, इसमें से घटा दो कितना आएगा 3 3 6 और 16। अब इनकी गुणा कर दो, 0 है 0 को रख दो, 16 दिया 48, असल लगी 4, 16 1 16 और 4 20, यानी इसका जो उत्तर है वो 2080 आएगा, ठीक है। एक और दिया उसने त्रिभुज से कि त्रिभुज की तीनों भुजा दे दी थी और उसका उसने परिमाप पूछा था। तो बिल्कुल आसान सा सवाल दिया था, बिल्कुल भुजा क्या दे रखी थी, एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ये इस तरह से त्रिभुज मान लो, और उसकी जो ये दे रखी थी 13 12 और 17, तो इसने कितनी दे रखी है 13 12 और 17। इसका पूछा ना परिमाप क्या होता है, इसका तीनों का जोड़, बस बिल्कुल जोड़ करवाया था, क्या करवाया 17 और 1 30 और 12 42, ये आपका उत्तर था। एक क्वेश्चन से तरह गणित से और दिया है, देखो कि रोज है ना ROSE एक शब्द है पूरा ROSE, रोज जो है इसको लिखता है ये ESOR। तो पूछा है कि बेस्ट होगा उसको क्या लिखेंगे, स्कूट भाषा में उसको क्या लिखेंगे। तो क्या किया इसने, ध्यान से एक बार आप नोट करिए, ए जो पहले आर स्टार्टिंग में ना वो इसने आखिर में दे दिया, ओ है ये इसने से पहले दे दिया, एस है ये सेकंड नंबर पे दे दिया, ई है ये दे दिया, ऐसे ही गणा पलट दिया इसको, तो पलट दोगे TSEB, बस ये आपका उत्तर था। एक उसने दे रखा है कि एक HCF एल्शियम से एक और दे रखा है उसने
उसने क्या दिया, एक HCF दे दिया, उस किन्हीं दो संख्याओं का HCF दे दिया उसने। HCF दिया उसने कितना 6, LCM दिया उसने 36, और क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ। जो दोनों संख्या है इनका क्या पूछा है इसने, गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, देखो फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में, डेली बताता हूँ, और डेली इस पे सवाल जरूर बन रहा है। LCM गुणा HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो LCM कितना दे रखा है 36, और ये HCF दे रखा है 6, तो A गुणा B निकालना है डायरेक्ट फॉर्मूला। 6 36 असल में 3 6 18 और 3 21 216, यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 216 हो जाएगा। एक उसने पूछा है कि 3, इसमें भुजा दी हुई है ये, ठीक है, 3 मान लो भुजा दी है, कोई नंबर दिया है और उनका अनुपात बताना था। A कितना दे दिया उसने 4, B दे दिया उसने 12 और C दे दिया उसने 8, ठीक है। तो A और B और C का अनुपात बताना था। क्या होगा अनुपात, A कितना 4, B कितना है 12 और C कितना है 8। अब ये कुछ से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो 4 एकम 4 दिया 4 दूनी, ये आपका अनुपात हो जाएगा 1:3:2। एक इसने अभी शिफ्ट में पूछा है 21 तारीख की, जो सेकंड शिफ्ट है इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 90 का 55% क्या होगा। बस करना क्या है, 90 और का मतलब होता है गुणा 55, और प्रतिशत का मतलब क्या बटे में 100, 2 0 से 2 0, बस इसकी गुणा करते हैं। 9 पंजू 45 असल लगी 4, 9 पंजू 45 और 4 49, 495 इसका उत्तर था। एक और दिया है इसने, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। क्या बोला कि आयत की लंबाई है ना वो दुगुनी है। तो आयत क्या, आयत की लंबाई यानी दुगुनी किसकी है, चौड़ाई की। तो बराबर करने के लिए ये कर देंगे, ठीक है, चौड़ाई का। इसने पूछा इसका परिमाप 42 दे रखा है। तो परिमाप होता क्या है, किसी आयत का परिमाप होता है 2 इंटू में लंबाई और जोड़ में चौड़ाई, यही होती है। तो उसने दिया क्या, उसने पूछा लंबाई क्या होगी। तो एक बार देखो चौड़ाई है, चौड़ाई इधर 2 गुणा में इधर आके भाग में आ सकती है, ठीक है। तो इसने परिमाप दे दिया था कितना 42। तो लंबाई और जोड़ चौड़ाई कितना हो जाएगा 42 के बटे में 2 21, यानी ये तो हो गया 21, ठीक है। तो अभी लंबाई और चौड़ाई देखो, यहाँ से रिलेशन निकालो कि चौड़ाई है ना वो लंबाई बटे 2, तो ये आप निकालने क्या लंबाई, ठीक है, लंबाई और बटे में 2 बराबर 21। एलसीएम लेंगे 2 तो इधर 2 आ जाएगा, 2 और 1 3 लंबाई जो है बटे में 2 बराबर 21। तो लंबाई बराबर क्या आएगा, देखो उधर तो 21 इधर भाग में, तो उधर जाके गुणा में, इधर 3 गुणा में है तो इधर आगे भाग में, 3 से काट दो 7 7 दूनी 14। थोड़ा सा पर्सन को घुमाया हुआ है, बाकी कुछ नहीं था, बिल्कुल आराम से कुछ नहीं करना था। पहले चौड़ाई और लंबाई का जो भी रिलेशन दे रखा था इन्होंने वो निकालना था, फिर फार्मूले में रखना था। बस एक क्रम में लंबाई पूछी तो लंबाई के अंदर ले आओ उसको, चौड़ाई की वैल्यू रख दो और ये निकाल लो। भाई देखो आज का ना कुल मिला के देखे तो मॉडरेट सा पेपर आया हुआ है था, ज्यादा हार्ड भी नहीं बोल सकते और ज्यादा आसान भी नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाया हुआ है, ठीक है। तो अपना मैथ क्वेश्चन के आप इतने सवाल है तो आप आगे जीके देखो, आप दीपक सर कराएंगे, आओ सर। तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे। तो बेटा कल किसी कारणवश कोई काम होने की वजह से हम अपनी क्लास नहीं कर पाए अपने पेपर की एनालाइज की, तो आज हम दोनों क्लासेस लेकर के आए हैं, कल की और आज की भी। और हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए हैं जीके के साइंस के वो मैं सभी क्वेश्चन आज आपको कराऊंगा, ठीक है। तो फालतू बात ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज आपका जीके के अंदर पहला क्वेश्चन क्या आया है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में भारत के वर्तमान, ठीक है, कौन से वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, वी.आर. चौधरी, ठीक है। तो वी.आर. चौधरी जो है ये वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष है। अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होगी विवेक राम चौधरी। कौन सा चौधरी, विवेक राम चौधरी जो है ये वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीके के अंदर है कि वर्तमान में, खासकर आपके जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करंट अफेयर ज्यादा पूछे गए भाई, ठीक है। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है, ये पूछा गया है। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है आर वेंकट रमणी। कौन सा रमणी? आर वेंकट रमणी जो है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं, ठीक है। वर्तमान में महान्यायवादी हैं। और महान्यायवादी कौन होता है? तो ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, ठीक है। सबसे बड़ा वकील होता है कौन? महान्यायवादी। और आपसे अगले एग्जाम में पूछ सकते हैं अगले क्वेश्चन में कि भाई महान्यायवादी का वर्णन कौन से आर्टिकल के अंदर किया गया है? तो सिंपल सा आर्टिकल है आर्टिकल 76, ठीक है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। और ये केंद्र सरकार के ऊपर सबसे बड़ा वकील का काम करता है। ये राष्ट्रपति को और मंत्रिपरिषद को सलाह देने का काम करता है, उनकी वकालत करता है। इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य के अंदर भी क्या होता है? प्रत्येक राज्य के अंदर महान्यायवादी जैसे एक महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता, ठीक है। और ये राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, वकील होता है। और इसका वर्णन है आर्टिकल 165 में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 76 महान्यायवादी और आर्टिकल 165 महाधिवक्ता। और भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन है? तो वो महान्यायवादी होता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 76 के अंदर हमें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? विक्टोरिया कौन थी? तो विक्टोरिया अंग्रेजों की महारानी होती थी। और मेमोरियल का मतलब क्या होता है? मेमोरियल होता है यादगार, किसी की याद में बनाया गया कोई भी भवन है, कोई भी मंदिर है, कुछ भी है, उसको मेमोरियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? तो वर्तमान में कलकत्ता के अंदर है। कहां पर है भाई? तो वर्तमान में कलकत्ता में है। और कलकत्ता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। और कलकत्ता किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? तो कलकत्ता हुगली नदी के किनारे पे बसा हुआ है। इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल को पूछा जाए कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी को इसका शोक कहते हैं, ठीक है। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? कलकत्ता के अंदर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट, कौन सा? दामेक स्तूप। कौन सा? दामेक स्तूप। स्तूप किसकी याद में बनाए जाते हैं? पहले ये पता होना चाहिए। देखो हमारे हिंदुओं में जो देवता होता है उसकी याद बनाते हैं क्या? मंदिर, ठीक है। और जो मुस्लिम होते हैं वो क्या बनाते हैं? मस्जिद बनाते हैं। तो इसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो स्तूप बनाते हैं, ठीक है। तो स्तूप कौन सा? दामेक स्तूप कहां पर है? तो ये आपका वाराणसी के अंदर है। कहां पर है? वाराणसी। और वाराणसी कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर वाराणसी। और वर्तमान में सर्वाधिक लोकसभा की सीटों वाला राज्य भी कौन सा है? तो वो यूपी है। राज्यसभा की सर्वाधिक सीटों वाला राज्य भी कौन सा है? तो ये भी आपका यूपी है। और सर्वाधिक विधानसभा की सीटों वाला राज्य भी कौन सा है? वो भी आपका यूपी है। और आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी कौन सा है? वो भी आपका उत्तर प्रदेश है। लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, ये बताओ। तो जनसंख्या घनत्व यूपी का सर्वाधिक नहीं है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ का है? तो ये है बिहार का। कहाँ का है? बिहार का है सर्वाधिक है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो यूपी की ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है बिहार का, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद में। इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? प्रयागराज। और प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किसने किया था? तो सम्राट अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद किया था। और अभी योगी सरकार ने इसका नाम दोबारा से प्रयागराज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका के अध्यक्ष किसके? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होता है
प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होगा भाई? तो ये अध्यक्ष होगा किसका? कार्यपालिका का, ठीक है, कार्यपालिका का। इसमें क्वेश्चन शायद इस प्रकार से आता है कि कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया कौन होता है? रियल मुखिया। तो वास्तविक मुखिया जो है, वास्तविक, तो वो होता है भाई कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री होता है वास्तविक मुखिया। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता कि संवैधानिक मुखिया कौन सा होता है, तो संवैधानिक मुखिया होता है कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो शायद ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा था मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। और संवैधानिक मुखिया कौन है? तो संवैधानिक मुखिया है राष्ट्रपति। और भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष की आयु चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी का रासायनिक नाम बताओ। कौन सा रासायनिक? तो वो था एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये होता है कौन सा विटामिन है? विटामिन सी, ठीक है। और आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर खत्म हो जाता है। तो अगर विटामिन सी को हम गर्म करेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। और सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा किसमें पाई जाएगी? तो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है आंवला के अंदर, ठीक है। आंवला जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है विटामिन सी की। और अगर ये न मिले तो इसके अलावा जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर विटामिन सी की भरमार पाई जाती है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? किसमें? पानी में घुलनशील। तो पानी में घुलनशील विटामिन आए तो दो विटामिन का नाम लेके आइयो, एक का नाम है बी और दूसरे का है सी। और वो कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? किसमें? वसा। तो वसा के अंदर एक चीज याद रखियो, एक ट्रिक आपकी, कीड़ा, KEDA। तो कीड़ा KEDA, ये जो विटामिन वसा में घुलनशील है, ये विटामिन पानी के अंदर नहीं घुलते लेकिन वसा के अंदर घुल जाते हैं। लेकिन विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो आपके पानी के अंदर घुल जाएंगे। और विटामिन सी तो, विटामिन बी तो ऐसा विटामिन है जिसको हम जब पेशाब करने जाते हैं ना, तो पेशाब करते टाइम ये हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। आजकल एक प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, कौन सी? बाल झड़ना, बाल सफेद होना। तो जितने भी लोगों के बाल झड़ रहे हैं समय से पहले, बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है, क्या झड़ना? बाल, कहाँ के? सर के जो बाल झड़ रहे हैं, तो इसके अंदर कौन सी विटामिन की कमी होती है शरीर में? तो विटामिन B7 की कमी हो जाती है। यही मुख्य कारण है क्या? बाल झड़ने का, ठीक है। बाल झड़ने का कारण क्या है? विटामिन B7 की कमी। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फोलिक एसिड। कौन सा एसिड? फोलिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आए जिक्की को रेट करके पढ़ते रहो, आराम से सब कवर हो जाएगा। ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आ रहे। बस हमने अपने मन में सोच रखा है कि सर ये तो डिफिकल्ट आ गया, ये हमसे नहीं होगा क्यों नहीं? आप उस लेवल से पढ़ो, क्वेश्चन का एक लेवल देखो किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। हम क्या करते हैं? हम चीजों को रट रहे हैं, रटने से नहीं होता, दिमाग छोटा होता है, चीजों को समझना पड़ता है कि चीजें आए कहां से, स्टूडेंट को करें कैसे, ठीक है। जब हम समझेंगे चीजों को तभी वो चीजें लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग में रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू, टीयर्स। आंसू, आंसू कहां से आते हैं? आंसू आंखों से आते हैं, ठीक है। आंसू किस ग्रंथि से बहते हैं? आंसू किस ग्रंथि से बहते हैं? देखो हर शिफ्ट में आपका आंखों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आंसू किस ग्रंथि से बहते हैं? तो आंखों में कौन सी ग्रंथि होती है? लैक्रिमल ग्रंथि, ठीक है। लैक्रिमल ग्रंथि होती है और इसी ग्रंथि से आंसू बहते हैं, ठीक है। इसी ग्रंथि से आंसू बहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट, किसका फिलामेंट? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। लेकिन अगर पूछा जाए जो हीटर होता है ना, हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है? तो ये होता है
नाइक्रोम का, इसका बना होता है नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। और एक हमें घर में क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज। तो फ्यूज तार किसका बना होता है, तो इसके अंदर आएगा शीशा और टेन। शीशा और टेन का मतलब होता है क्या, फ्यूज तार। हीटर के अंदर होता है नाइक्रोम, और बल्ब का फिलामेंट होता है किसका, टंगस्टन का होता है। और आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सर बल्ब का आविष्कार किसने किया, बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है। इस बंदे ने बल्ब का आविष्कार किया था, और बचपन में बताते कि बंदा पढ़ाई में बिल्कुल जीरो था, इसकी माँ ने इसको घर पे पढ़ाया था। कभी मौका मिला तो आपको इनके ऊपर पूरी पूरी स्टोरी जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, कौन सा दरवाजा, बुलंद दरवाजा, कौन सा दरवाजा, बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, तो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सिकरी। कौन सी सिकरी में, फतेहपुर सिकरी के अंदर है बुलंद दरवाजा। और फतेहपुर सिकरी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और बुलंद दरवाजा, सॉरी, फतेहपुर सिकरी के अंदर क्या है, बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, ये अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। और किसकी जीत की खुशी में, तो गुजरात जीतने की खुशी में इसने बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सिकरी के अंदर, ठीक है। फतेहपुर सिकरी के अंदर इसने बनवाया। और फतेहपुर सिकरी कहाँ पर भाई, आपकी यूपी के अंदर है, ठीक है, यूपी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरद कमल अंचल का संबंध किससे है, शरद कमल अंचल, ठीक है। शरद कमल अंचल का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध है टेबल टेनिस से, ठीक है। टेबल टेनिस से संबंध है किसका, शरद कमल अंचल का। और अभी कुछ प्लेयर हमारे बड़े हाईलाइट हुए थे, ठीक है, ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति का सिद्धांत किसने दिया, हड़प नीति का, हड़प नीति का सिद्धांत किसने दिया था, तो हड़प नीति का सिद्धांत देने वाला कौन था भाई, तो उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी क्या था, इसी ने हड़प नीति का सिद्धांत दिया था। और इसी के समय में 13 अप्रैल 1853 को क्या चली थी, तो भारत की पहली रेल चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। अगले एग्जाम में आपका प्रश्न आ सकता है कि सहायक संधि किसने बताई, सहायक संधि का सिद्धांत देने वाला कौन था भारत में, ये कौन लेके आया था, तो सहायक संधि लेके आया था वेलेजली, ठीक है। वेलेजली जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, ये सहायक संधि लेकर के आया था, ठीक है। तो सहायक संधि कौन लेके आया, लॉर्ड वेलेजली। और हड़प नीति कौन लेके आया, तो हड़प नीति लेके आया था लॉर्ड डलहौजी। अभी आपके 3-4 क्वेश्चन और बचते हैं, वो और देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है, तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। और आपका ऑप्शन आया हुआ इसमें मानस, और मानस जो है ये गंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा आपकी घाघरा है, ठीक है, इसके अलावा आपकी यमुना है, इसके अलावा आपकी गोमती है, इसके अलावा आपकी गंडक है। ये सब जो नदियां हैं ये गंगा की सहायक नदियां हैं। और गंगा से भी आपका काफी क्वेश्चन आ रहे हैं हर स्टेप में। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। इसे भागीरथी भी कहते हैं, क्योंकि भागीरथ ऋषि इसे जमीन पर लेकर के आए थे, ठीक है। भागीरथ ऋषि इसे जमीन पर लेकर के आए थे, और शिव ने इसे अपनी जटाओं में समाया था। तो इसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है, मानस। मानस किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस से, ठीक है। सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, तो सानिया मिर्जा का संबंध है किससे भाई, तो टेनिस से सानिया मिर्जा का संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आया, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा यूटी है जहां पर सर्वाधिक शिक्षा है,
तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर भाषा कौन सी बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। और यहीं पर साक्षरता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है केंद्र शासित प्रदेश में। लेकिन अगर राज्य की बात आती है तो राज्य के अंदर कौन सा होगा? केरल। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है आपका लक्षद्वीप है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो उसका नाम है बिहार। ठीक है, बिहार के अंदर सबसे कम साक्षरता देखने को मिलती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, द्विखंडन किसमें होता है? कौन सा खंडन है? द्विखंडन, यानी कि दो खंडन होंगे इसमें। द्विखंडन किसमें होता है? तो अमीबा जो होता है, अमीबा, इसकी कोई सेल नहीं होती है, बिना सेल का होता है। तो अमीबा के अंदर द्विखंडन देखने को मिलता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, चिकन पॉक्स कौन सी बीमारी है? तो चिकन पॉक्स जो है ये कौन सी बीमारी है? आपके ऑप्शन दे, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, या प्रोटोजोआ जनित है, या और कोई। तो इसका राइट आंसर है वायरस। ठीक है, तो वायरस जनित है आपकी क्या? चिकन पॉक्स बीमारी। और यही था आपका आज का सॉल्यूशन। ठीक है, यही आपका आज का सॉल्यूशन। और अब हम बात करेंगे जो हमने इससे पिछली वीडियो में बात की थी कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। काफी बच्चे भ्रमित है कि सर पेपर आसान आ रहा है, बहुत बच्चे बोले सिर्फ पेपर जो है बड़ा हार्ड आ रहा है। तो जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए तो है बिल्कुल ही आसान, और जो बच्चा अभी भी सोड में सोया हुआ है उसके लिए बिल्कुल मुश्किल। तो मुश्किल कुछ नहीं होता भाई, जो तैयारी करेगा वो हर लेवल को पार करेगा। तो हम फालतू बातें नहीं करेंगे और देखते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, और जहां तक मेरा आइडिया है इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि किसी का हार्ड है तो किसी की बिल्कुल ही आसान है, और मेरे अकॉर्डिंग आपकी नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। और बाकी वो सरकार के डिपेंड है वो क्या करती है। लेकिन अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ऑनलाइन तरीके से उसमें नॉर्मलाइजेशन अनिवार्य किया गया है, और इसके अंदर भी होने की 80% संभावना है। ठीक है, 20% तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 80% संभावना इसके अंदर है, हो सकता है। अगर न हो तो आप मुझे बड़े मत करें सर आपने कहा था हुआ नहीं, तो मैं भगवान से नहीं मिल के आया हुआ, लेकिन हो सकता है। अब बात करते हैं कट ऑफ की कि सर हमारी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो सबको पता है कि इसके अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है, पेपर इस एग्जाम में सबसे पहले पेपर हो रहा है, और किस तरीके से? ऑनलाइन तरीके से। कौन से तरीके से? ऑनलाइन तरीके से। जो इसको पास करेगा वो किसमें जाएगा? वो जाएगा फिजिकल के अंदर। ठीक है, तो फिजिकल में कौन सा बच्चा जाएगा हम इससे की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस ऑनलाइन तरीके से पेपर को पास करना पड़ेगा। और जहां तक मैंने अभी तक आपके पेपर को रीड किया है तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी 80% रह सकती है। ठीक है, जो बच्चा इस एग्जाम के अंदर 80% स्कोर कर लेगा 100 में से, उसका पूरा चांस है भाई फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए उस बच्चे का पूरा चांस है। ठीक है, तो जिस बच्चे का अच्छा पेपर हुआ है बहुत बढ़िया बात है, वो भाई इस पेपर के बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे। ठीक है, और जिस बच्चे को लगता है मेरा पेपर अच्छे से नहीं हुआ तो उसे हताश नहीं होना, परेशान नहीं होना है, जिंदगी छोटी नहीं है, लाइफ वैसी चलती रहेगी, आप तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको आगे तैयारी करनी है, आगे भी बहुत सी पोस्ट आई हुई है, लगभग बात करें 2 लाख के समथिंग आपकी पोस्ट इस साल में सरकार देने वाली है। ठीक है, तो आप उसकी भी तैयारी करें। और जो बच्चा हमारे पास तैयारी करना चाहता है तो हमारे भीलवाड़े के अंदर हरियाणा डिफेंस एकेडमी है, आप यहाँ पे आ सकते हो। आपके रहने का, खाने का, कोचिंग का, हर प्रकार की सुविधाएं, लाइब्रेरी की सुविधाएं हमारे यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय भारत।